बच्चों नमस्कार। कल की कक्षा में आपने गद्य परिचय समझा था। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य इतिहास। गद्य साहित्य इतिहास क्या है कि गद्य साहित्य को आरंभ से क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करके लिखना ही गद्य साहित्य इतिहास कहलाता है। हिंदी के साहित्य इतिहासकारों ने गद्य साहित्य को 5 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहला युग है आपका पूर्व भारतेंदु युग, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के प्रथम निर्माता हैं। तो अतः इनके नाम से पहले चूंकि किसी युग का नामकरण नहीं था, तो अतः पूर्व भारतेंदु युग के नाम पर ही पड़ा। यह संवत 1300-1400 से लेकर 1850 तक। दूसरा है भारतेंदु युग, यह सन 1850 से 1900 तक। इसके बाद है द्विवेदी युग, बच्चों ये सन 1900 से लेकर 1922 तक। चौथा है छायावाद, यह 1919 से 1938 तक। पांचवा है छायावादोत्तर युग, यह 1938 से अब तक है। क्योंकि युग के बाद साहित्य इतिहासकारों ने इसका वर्गीकरण नहीं किया, न ही इसके प्रमाण हमें मिले। यह युग आपका 2 भागों में विभाजित किया, स्वतंत्रता पूर्व युग और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का युग। बच्चों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग की समय सीमा 1300-1400 से लेकर 1850 तक। पूर्व भारतेंदु युग के गद्य को हमने 5 भागों में विभाजित किया। सर्वप्रथम है राजस्थानी गद्य। यह 13वीं शताब्दी में गद्य हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि राजस्थानी काव्य 7वीं शताब्दी में मिल गया था। राजस्थानी गद्य लिखने वाले जैन साहित्य के साहित्यकार थे। मुनि जिनविजयन में उल्लेखनीय है, जिनके ग्रंथ अतिचार और आराधना ये 2 संपादित ग्रंथ थे। इसके अलावा कवि धनपाल द्वारा रचित धनपाल कथा और तिलक मंजरी भी राजस्थानी गद्य की रचनाएं हैं। इसके बाद दूसरा आता है ब्रजभाषा गद्य। इसके 2 भाग मिलते हैं। ये 14वीं शताब्दी में मिला, मौलिक और अनुदित। बच्चों ब्रजभाषा में काव्य भी 14वीं शताब्दी में ही था, जिस कारण हम इसे भक्ति काल के नाम से जानते हैं और हिंदी काव्य का स्वर्ण युग भी यही माना जाता है। अब जो मौलिक रचनाएं हैं वो कौन सी हैं, जिन्हें लेखक अपनी कल्पनाओं के आधार पर लिखता है, और अनुदित रचनाएं जिन्हें लेखक दूसरी भाषा से अपनी भाषा में ट्रांसलेट करता है या अनुवाद करता है। अब बच्चों इस पूर्व भारतेंदु युग के गद्य को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। किस तरह से? पहला राजस्थानी गद्य, दूसरा ब्रजभाषा गद्य, तीसरा मैथिली और चौथा जो खड़ी बोली गद्य। इसके 2 भाग थे, दक्षिणी खड़ी बोली और उत्तरी भारतीय खड़ी बोली। ब्रजभाषा गद्य के 2 रूप हैं, मौलिक और अनुदित। बच्चों टीका ग्रंथ भी है वैसे तो, लेकिन टीका ग्रंथ आपके अनुदित का ही अंश में आता है, क्योंकि अनुवाद में शब्द से अनुवाद होता है, टीका ग्रंथ में व्याख्यात्मक होता है। जैसे आप इस श्लोक का अनुवाद लिखते हैं, सूक्ति व्याख्या करते हैं आदि। अब मौलिक ग्रंथों में प्रथम रचना है गोरखसार, जिसके लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ का नाम आपने बच्चों भक्ति काल के नाथ साहित्य में सुना होगा। ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक साहित्यकार हैं। इसके अलावा ब्रजभाषा के ये इम्पोर्टेंट लेखक और रचनाएं हैं श्रृंगार रसमंडल, गोस्वामी विट्ठलनाथ, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, ये इम्पोर्टेंट लेखकों में आती है। इसके बाद अनुदित ग्रंथ जो संस्कृत या अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद किए। नासिकेतो पुराण, इसके लेखक है नंददास। भाषा अमृत, इसके लेखक भगवान दास। मार्कंडेय पुराण, दामोदर दास। मार्कंडेय पुराण ऋषि मार्कंडेय के द्वारा रचित। अब टीका ग्रंथ धार्मिक या अन्य साहित्यिक ग्रंथों को सरल और रोचक भाषा में व्याख्या करना, लिखना, वह टीका कहलाता है। जैसे यदि आपको श्रीमद् भागवत पुराण देखने को मिले, महाभारत पुराणी देखने के लिए मिले, तो आप देखेंगे श्लोकों के नीचे उनका हिंदी अनुवाद लिखा रहता है, तो वह टीका ग्रंथ कहलाते हैं। इसमें शिक्षा ग्रंथ की टीका श्री गोपेश्वर द्वारा, हित 84 की टीका प्रेमदास जी द्वारा रचित। अब इसके बाद आपने पूर्व भारतेंदु युग का जो साहित्य पढ़ा, राजस्थानी पढ़ लिया, ब्रजभाषा पढ़ लिया। अब आता है मैथिली गद्य। बच्चों मैथिली गद्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैथिली गद्य में मात्र आपके कवि विद्यापति का नाम आता है, जिनकी रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसी प्रकार से खड़ी बोली गद्य में जो दक्षिणी हिंदी का गद्य है बच्चों, वो कंपटीशन के लायक है, वो आपके पढ़ने के योग्य नहीं है। आपकी कक्षा में उसके प्रश्न उत्तर नहीं आते। आपके यहाँ इम्पोर्टेंट है आपके हिंदी, वो इसके उत्तरी भारत में जो हिंदी गद्य है उसके यह इम्पोर्टेंट है।
उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य की परंपरा का सूत्रपात 17वीं और 18वीं शताब्दी में माना जाता है। अब कब दूसरा बिंदु है इसका कि सबसे इसकी प्राचीनतम रचना कौन सी है। सम्राट अकबर के दरबारी कवि कौन थे? गंग। उनकी रचना थी चंद छंद वर्णन की महिमा। यह 1574 ईस्वी में 1570 ईस्वी में इसकी रचना हुई। यह पहली प्रमाणित नहीं बल्कि प्राचीनतम रचना मानी जाती है। प्रमाणिक रचना मानी गई वह 17वीं शताब्दी में लिखी गई। कौन सी? गोरा बादल की कथा। इसके लेखक हैं जटमल। यह 1623 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके बाद हिंदी गद्य का व्यवस्थित रूप 18वीं शताब्दी में मिला। बच्चों ये इम्पोर्टेंट लेखक है जो पेपर में आते हैं। राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वासिष्ठ। सन 1741 ईस्वी में इस रचना को लिखा गया। दूसरे हैं पंडित दौलत राम। इनकी रचना है पद्म पुराण। यह भी 1776 ईस्वी में लिखी गई। इसके बाद यह पद्म पुराण हरिशेणाचार्य द्वारा रचित जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद है जो 1176 ईस्वी में जैन कवि हरिशेणाचार्य ने लिखा था। 700 पृष्ठों का सबसे बड़ा अनुदित ग्रंथ है। इसके बाद खड़ी बोली गद्य के जो इम्पोर्टेंट भाग है 19वीं शताब्दी के गद्य विकास में 4 आधार स्तंभ लेखक और उनका गद्य इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये आप 9th क्लास से भी याद करते चले आ रहे हैं। कौन कौन से? बच्चों ये जो उत्तरी भारत के गद्य हैं इसके अंतर्गत 18वीं शताब्दी के लेखक आपने पढ़ लिए। अब 18वीं शताब्दी के बाद में ये जो 19वीं शताब्दी के हैं मुंशी सदा सुखलाल। इनकी रचना है सुख सागर जो 1818 में लिखी गई। मुंशी इंशाअल्लाह खां, रानी केत की कहानी 1818 में लिखी गई। लल्लू लाल, इनकी रचना प्रेम सागर 1802 में। सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान 1802 में। बच्चों यही 4 आधार स्तंभ ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है जिनके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बच्चों इनकी भाषाओं के बारे में प्रश्न आते हैं। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा पुरानी कथावाचकों जैसी पंडिताओपन लिए हुए थी। इंशाअल्लाह खां की भाषा ठेठ खड़ी बोली थी जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रंगीन और चुलबुली भी कहा है। लल्लूलाल की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। सदल मिश्र के प्रभाव पर पूर्वी बोली का प्रभाव था। पूर्वी बोली जो पूरा भाषा की भाषा है, पूर्वी बोलियां हैं। ठीक है बच्चों। अब पोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन करने वाले भी लल्लूलाल और सदल मिश्र ही थे। पोर्ट विलियम कॉलेज उस समय हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र था। इन दोनों साहित्यकारों ने वहां रहकर न केवल भाषा का प्रचार किया बल्कि इन्होंने एक नए साहित्य की भी रचना पूर्व भारतीय हिंदू युग में की और हिंदी भाषा को एक नया रूप देने का प्रयास किया। बच्चों पूर्व भारतीय हिंदू युग के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार है कि खड़ी बोली के विकास में ईसाई धर्म प्रचार को भी योगदान रहा। उन्होंने अपनी पवित्र पुस्तक बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया और धर्म प्रचार के साथ साथ हमारी भाषा का भी प्रचार प्रसार किया। द्वितीय चरण पुनर्जागरण काल के नाम से 19वीं शताब्दी में आरंभ होता है। इसे लोग जनजागरण के नाम से भी जानते हैं। जनजागरण करने वाली इन संस्थाओं ने भी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। जैसे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित 1828 में, रामकृष्ण मिश्र स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित, ये बच्चों रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उन्हीं के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी सन 1867 में। इसके माध्यम से उन्होंने अपने गुरु का जीवन वृत्तांत तो लिखा ही, साथ ही भाषा का प्रचार प्रसार भी किया। आर्य समाज स्वामी दयानंद, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जिसमें हवन यज्ञ की ज़्यादा प्रधानता है। बच्चों ये भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का मुख्य माध्यम रही। वेदांत सूत्र ये राजा राम मोहन राय ने लिखे। थियोसॉफिकल सोसाइटी N.A. बेसेंट द्वारा रचित ये संपादित स्थापित एक संस्था है। ठीक है, इसमें भी ये क्योंकि विदेशी थी लेकिन उन्होंने भी हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बच्चों हमारा सर्वप्रथम जो समाचार पत्र था वो 1826 में कानपुर से प्रकाशित हुआ। उद्दंड मार्तंड नाम से ये पत्र था। इसके जो संपादक थे पंडित जुगल किशोर। कभी कभी ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। बच्चों इसके अलावा और आपके 19वीं शताब्दी के 2 लेखक और हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है मानव धर्मसार।
ये अरबी, फारसी, उर्दू मिश्रित भाषाओं में लिखते थे। राजा लक्ष्मण सिंह ये चूँकि संस्कृत निष्ठ थे, इनकी भाषा संस्कृत गर्भित थी, ये संस्कृत साहित्य का हिंदी में अनुवाद करते थे। मेघदूत का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्र का भी संपादन किया। बच्चों, इसके बाद हमारा भारतेंदु युग आरंभ होगा। भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी गद्य का जनक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। कल की कक्षा में बच्चों हम भारतेंदु युग का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो थोड़ी बड़ी है बच्चों, से धीरे धीरे धैर्यपूर्वक यदि आप देखेंगे तो आपका पूर्ण भारतेंदु युग आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, किसी भी युग के प्रश्न याद करने के लिए उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक युग में सभी साहित्यकार, सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इसलिए आप इसे भली बात याद करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बार बार वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।